हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो आज तक दुनिया में कई लोगों ने अलग अलग देशों के नकली नोट छापे और पकड़े भी गए, क्योंकि या तो उनके नोटों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी या वो किसी खबरी की टिप की वजह से पुलिस के हाथ लग गए। मगर आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अमेरिकन डॉलर्स के अब तक के सबसे बेहतरीन फेक नोट्स बनाए। इस शख्स को नकली नोटों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है और इसके पीछे की वजह यह है कि इसने लगभग $250 मिलियन के नकली डॉलर्स छाप दिए और ये देखने में हूबहू असली डॉलर्स जैसे थे, जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। ये शख्स इन नोटों को एक सुनसान जगह में बने गराज में बना रहा था और ये कभी पुलिस के हाथ नहीं लगता, मगर नोटों की एक डील ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और वो पुलिस के हाथ लग गया। ये कहानी एक मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें ये बताया गया है कि इस शख्स ने कैसे ये बेहतरीन नकली नोट छापे और कैसे ये पुलिस के हाथ लगा, और पुलिस के हाथ लगने से पहले कैसे वो नकली नोटों की मदद से एक मिलियनेयर बन गया। ये कहानी अमेरिका के सबसे बड़े काउंटरफीटर फ्रैंक बोरोसा की, जिसका जन्म कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ था। फ्रैंक ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में ही कर दी थी, जब वो 6 क्लास में पढ़ रहा था। और ये तब शुरू हुआ जब उसने ये देखा कि उसके स्कूल में कुछ बच्चे महंगे कपड़े चुराते हैं और उन्हें अपने बैग्स में छुपाकर स्कूल ले आते हैं, और यहीं फ्रैंक को एक मौका दिखाई देता है। फ्रैंक अब इन कपड़ों को उन स्टूडेंट्स से लेकर दूसरे स्टूडेंट्स को बेचने लगा, जिसमें वो कुछ पैसे कमाने लगा और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और इल्लीगल है। फ्रैंक का ध्यान बस इसी बात पर था कि उसे ये चोरी किए हुए महंगे कपड़े मिलते रहें और वो पैसे कमाता रहे, और यही वजह थी कि हर हफ्ते वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। फ्रैंक के मुताबिक इन पैसों से उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था और वो अपने इलीगल कामों को और बढ़ाता चला गया, जिसकी वजह से 15 साल का होते होते उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद फ्रैंक ने अपना घर भी छोड़ दिया और अपना गुजर बसर करने के लिए वो अब एक जॉब ढूंढने लगा, जहाँ उसे एक गैराज में मैकेनिक की नौकरी मिल गई। हालांकि ये जॉब भी उसके लिए एक मौका साबित हुई, जहां से उसने फिर से अपनी लीगल एक्टिविटीज़ की शुरुआत कर दी और वो कार के पार्ट्स चुराकर बाहर लोगों को बेचने लगा। आने वाले 5 साल वो इसी तरह अलग अलग गराजेस में काम करता रहा और कार के पार्ट्स चुराकर अपना गुजर बसर करता रहा। मगर 20 साल का होते होते वो फैसला कर चुका था कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा। क्योंकि उसे कार्स के बारे में अच्छी खासी मालूमात और एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपनी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, जहां वो कार्स के ब्रेक पैड्स बनाएगा। फ्रैंक का ये आइडिया काम कर गया और उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलने लगा, मगर चूंकि फ्रैंक को इसमें लगातार 20 घंटे काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस होने लगा और वो फिजिकली और मेंटली बहुत थकावट महसूस करने लगा। इतना स्ट्रेस और टेंशन की वजह से फ्रैंक को पैनिक अटैक आने लगे, जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। और जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि धीरे धीरे बीमारियां उसे अपनी चपेट में ले रही हैं। आखिरकार इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बावजूद भी फ्रैंक को अपना बिजनेस बेचना पड़ा, और जो पैसे उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचकर मिले थे, उनसे वो 2 सालों तक दुनिया घूमता रहा। बहरहाल 2 साल तक घूमने के बाद वो कनाडा लौटने का फैसला करता है, मगर साथ ही साथ वो ये भी फैसला कर चुका था कि अब वो कभी सही रास्ते से पैसे नहीं कमाएगा। उसका ये मानना था कि सही रास्ते से पैसे कमाने में मेहनत बहुत ज़्यादा है और कमाई बहुत कम, और इसीलिए वो गांजा उगाकर उसे बेचने लगता है। ये वो वक्त था जब कनाडा में गांजे का बिजनेस बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था, जिसकी वजह से गांजा बेचकर पैसे कमाना बहुत आसान था। मगर वो कहते हैं ना, हर गलत काम एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है, और फ्रैंक के साथ भी वही हुआ। आखिरकार सन 2006 में फ्रैंक को गांजा बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, और यहीं से जन्म लेता है वो काउंटरफीटर जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन नकली नोट बनाए। जेल से रिहा होने के बाद अब उसे फिर से एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिससे वो पैसे कमा सके, और चूंकि क्राइम की दुनिया में वो कई लोगों को जानता भी था, मगर फिर भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो काम क्या करे। अगर वो कोकेन का बिजनेस करता है तो उसे फिर से पहले की तरह जेल जाना पड़ेगा, और चूंकि कोकेन एक सीरियस ड्रग्स है जिसके लिए उसे लंबी सज़ा भी हो सकती है, और वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। बहरहाल अब सन 2008 आ चुका था और एक रोज़ वो एक पब में बैठा शराब पी रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फ्रैंक सोचने लगता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले एक प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है और फिर उसे बेचने के लिए कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं, और फिर इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखो, जो अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है। फ्रैंक पैसे तो कमाना चाहता था, मगर वो बिजनेस में आने वाली परेशानियों से दूर रहना चाहता था, और इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो खुद पैसे छापेगा।
हालांकि फ्रैंक के पास अब एक प्लान तो था, मगर वो नकली नोट बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो कैनेडियन डॉलर के बजाय अमेरिकन डॉलर्स छापेगा, क्योंकि फ्रैंक के मुताबिक अमेरिकन डॉलर्स छापना बहुत आसान था। क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स पॉलीमर के बजाय अभी भी पेपर्स पर छापे जाते हैं और इन्हें पूरी दुनिया में कहीं भी चलाया जा सकता है और इसीलिए नोटों को बनाना और चलाना काफ़ी आसान था। मगर जो कि फ्रैंक नकली नोटों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और इसीलिए वो यूएस की गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाकर नोटों की बारीकियों को समझने लगा। अब वो हर बार अलग अलग इंटरनेट कैफ़े में बैठकर इस वेबसाइट को चलाने लगा ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो और आखिरकार उसने असली नोटों के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जिसकी मदद से वो हूबहू नकली नोट बना सके। इन अमेरिकन डॉलर्स को बनाने के लिए जिस पेपर की ज़रूरत थी वो 75% कॉटन और 25% लिनन का होता था और साथ ही साथ अलग सिक्योरिटी फीचर्स और कौन सी प्रिंटिंग मशीन इन नोटों को बनाने में इस्तेमाल होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूएस की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर मौजूद थी। अब फ्रैंक के सामने जो सबसे पहला पड़ाव था वो ये था कि उसे एक ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढना था जो उसे पेपर बनाकर दे सके और ये पेपर छूने में बिल्कुल असली और परफेक्ट हो। ज़्यादातर नकली नोटों के पकड़े जाने के पीछे की वजह होती है उसका पेपर, जिसका फील सही नहीं होता और अगर वो 75% कॉटन 25% लिनन वाले पेपर पर नोट नहीं छापेगा तो उसके नोट फ़ौरन पकड़े जाएंगे। अब फ्रैंक एक नकली नाम का सहारा लेता है जिसमें वो खुद को थॉमस मूर बताता है और नकली स्टेशनरी कंपनी लेटर शॉप का एग्जीक्यूटिव बनकर एक पेपर फैक्ट्री में मेल करता है। इस मेल में उसने लिखा कि वो एक स्पेशल पेपर बनवाना चाहता है अपने क्लाइंट के लिए और ये पेपर उसे कॉटन और लिनन मिक्स करके चाहिए। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि ये पेपर अमेरिकन डॉलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और क्रेन एंड कंपनी नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिछले 50 सालों से अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए करेंसी पेपर्स बना रही थी। और जैसे ही उन्हें फ्रैंक का मेल्स मिले उन्होंने रिप्लाई में लिखा कि हम जानते हैं कि तुम इन पेपर्स पर नकली नोट बनाना चाहते हो, जिसके बाद फ्रैंक ने उन्हें मेल्स करना बंद कर दिए। फ्रैंक की परेशानी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया में कोई तो ऐसी पेपर कंपनी होगी जो करप्ट हो और उसे स्पेशल पेपर्स बना कर देगी। वो अब अपना पहला नकली नाम को बदलकर जैक्सन मैक्सवेल कर देता है और इस बार वो एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनकर पेपर कंपनी को मेल करता है। इस मेल में उसने लिखा था कि उन्हें $20 और $40 के बॉन्ड्स छापने के लिए रैक पेपर्स चाहिए जिन्हें काउंटरफीट ना किया जा सके और आखिरकार सन 2009 में उसे आर्टोस नाम की एक पेपर कंपनी मिल जाती है। ये पेपर कंपनी स्विट्ज़रलैंड में थी और मेल में फ्रैंक ने यह भी लिखा कि उसे पेपर के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रिप भी चाहिए जिस पर USA 20 लिखा हो और साथ ही साथ वो पेपर पर वाटरमार्क छापने के लिए भी कहता है। हालांकि आर्टोस कंपनी पेपर छापने के लिए तो तैयार थी, मगर इस प्रिंटिंग के लिए उनके पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स नहीं थे और इसीलिए फ्रैंक $15,000 का एक सिलेंडर प्रिंटिंग ड्रम जर्मनी से ऑर्डर करवाता है और स्विट्ज़रलैंड में आर्टोस पेपर कंपनी को भिजवा देता है। इस वक्त अमेरिकन डॉलर पर जिस शख्स की फ़ोटो थी वो यूएस का 7वां प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन था और अगर फ्रैंक अमेरिका के किसी भी पेपर कंपनी से उसका वाटरमार्क बनाने के लिए कहता तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता, मगर चूंकि आर्टोस कंपनी स्विट्ज़रलैंड में थी इसलिए वो उनके लिए एक रैंडम फ़ोटो थी और अगर वो प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन को जानते भी तो भी नोट पर उन्हें पहचानना मुश्किल था। बहरहाल कुछ दिनों बाद फ्रैंक को सिक्योरिटी स्ट्रिप और वाटरमार्क प्रिंट हुए कुछ सैम्पल पेपर शीट रिसीव होते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट थे। सैंपल रिसीव होने के बाद फ्रैंक $50,000 के पेपर का ऑर्डर कर देता है और साथ ही साथ अपना हिसाब किताब भी लगाने लगता है, जिससे उसे ये समझ आ गया कि इन पेपर्स पर वो $250 मिलियन तक छाप सकता है। वो हर $20 के नकली नोट को असली $6 में बेचने वाला था, जिसका मतलब था कि वो इन नकली $250 मिलियन को असली $75 मिलियन बनाने वाला था और फिर उसे ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ता। फ्रैंक पहला पड़ाव तो पार कर चुका था, मगर अब उसके सामने जो सबसे ज़रूरी काम था वो था प्रिंटिंग प्रेस का इंतज़ाम करना और यहाँ किस्मत ने उसका साथ दिया। फ्रैंक का एक दोस्त था जो एक प्रोफेशनल प्रिंटिंग कंपनी में काम करता था और साथ ही साथ वो एक बार जेल भी जा चुका था और फ्रैंक को लगने लगता है कि ये उसके काम का हो सकता है और इसीलिए वो उससे एक प्रिंटिंग मशीन दिलवाने की बात करता है। फ्रैंक का दोस्त उससे कहता है कि इस काम के लिए उसे हाइडलबर्ग ऑफसेट प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी और हालांकि ये वो प्रिंटर नहीं था जो यूएस ट्रेजरी नोट छापने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से किसी का शक उन पर नहीं जाएगा, मगर ये प्रिंटर बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करके देगा। प्रिंटिंग मशीन के साथ साथ उसे पेपर कटिंग मशीन, प्लेट की डाइज और इंजेक्ट प्रिंटर्स की ज़रूरत भी पड़ने वाली थी ताकि वो नोटों पर सीरियल नंबर्स डाल सके और इन सब का इंतज़ाम करने में फ्रैंक के $3 लाख और ख़र्च हो गए जो उसने गांजा बिजनेस से कमाए थे।
अब फ्रैंक बस पेपर्स के आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द नकली नोटों को छापना शुरू कर सके। और एक दिन शिपिंग डॉक से उसे कॉल आता है कि उसका कंसाइनमेंट आ गया है और वो आकर उसे ले सकता है। अब फ्रैंक के सामने एक परेशानी और थी कि अगर वो डायरेक्ट कंसाइनमेंट उठाने जाएगा तो हो सकता है कि इस बारे में किसी को पता चल गया हो और पुलिस उस पर नज़र रख रही हो, और इसीलिए वो एक दूरबीन लेता है और 3 दिनों तक शिपमेंट पर नज़र रखता है ताकि वो उसके आसपास के ख़तरे को भांप सके। फ्रैंक को बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं एस्टर कंपनी को उस पर शक ना हो गया हो और उन्होंने पुलिस को इसकी खबर न कर दी हो और वो उसे कंटेनर लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने का इंतज़ार कर रहे हो, मगर 3 दिनों तक नज़र रखने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। बहरहाल अब वक्त था इस शिपमेंट को वहाँ से निकालकर दूसरी लोकेशन पर लेकर जाने का। जैसे फ्रैंक एक बॉक्स ट्रक पर लोड कराता है और एक आदमी को हायर कर लेता है जो कार में बैठकर इस ट्रक के पीछे पीछे चलने लगता है। ये ट्रक जैसे ही सिंगल लेन हाईवे पर पहुंचता है, पीछे कार में बैठा शख्स ये दिखाने लगता है जैसे उसकी कार ख़राब हो गई हो, जिसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक 20 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाता है और इतनी देर में ट्रक को भरपूर टाइम मिल गया वहाँ से निकलने के लिए। फ्रैंक ने ऐसा इसीलिए करवाया ताकि अगर कोई इस ट्रक का पीछा कर भी रहा हो तो वो पीछे रह जाए, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि फ्रैंक इस ट्रक को अभी भी अपनी लोकेशन पर लेकर नहीं गया, बल्कि उसने इस ट्रक को एक पार्किंग लॉट में पार्क कराया जहां वो अगले 3 दिनों तक फ्रैंक की निगरानी में खड़ा रहा। इस दौरान फ्रैंक अलग अलग लोगों को इस ट्रक पर नज़र रखने के लिए हायर करता रहा, जिससे उन्हें शक तो हो रहा था कि कुछ इलीगल हो रहा है, मगर ये नहीं जानते थे कि असल में हो क्या रहा है। बहरहाल इस तरह 3 दिन और निकल गए और अब वक्त था इस कंटेनर को दूसरी जगह ले जाने का, और इसीलिए फ्रैंक इस कंटेनर को दूसरे ट्रक पर लोड करा देता है। फ्रैंक इस दौरान बहुत चौकन्ना था और इसीलिए उसने पहले सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस चेक किए और इस कंटेनर को लेकर वो उस गराज की तरफ निकल गया जो उसने एक किसान से किराए पर लिया था। इस गराज में फ्रैंक ने पूरा प्रिंटिंग प्रेस और पूरा सेटअप लगा रखा था, मगर जिस किसान से उसने जगह ली थी वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था कि आखिर गराज में हो क्या रहा है। सारी तैयारियां होने के बाद आखिरकार फ्रैंक नकली नोटों को छापना शुरू करता है और अगले 5 महीनों तक रोज़ रात को वो नोट छापता और सुबह होते ही अपने घर वापस लौट आता। अब जैसे जैसे नोट छपते जा रहे थे, फ्रैंक को यह एहसास होता जा रहा था कि वो अमीर होता जा रहा है, मगर इन 5 महीनों में उसने एक भी डॉलर मार्केट में नहीं चलाया, क्योंकि वो ये चाहता था कि पहले पूरे डॉलर छप जाएं और तब वो इन्हें बेचे। लगभग 5 महीने की प्रिंटिंग के बाद वो $250 मिलियन छापने में कामयाब हो चुका था, और तब वो अपने क्रिमिनल दोस्त से कहता है कि वो उसे नकली नोट खरीदने के लिए कस्टमर्स ला कर दे। अब उसका दोस्त अलग अलग ड्रग डीलर से कांटेक्ट करना शुरू करता है जो कोकेन बेचते थे, और जब उसने उनसे नकली नोट खरीदने की बात कही तब उन्होंने साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि वो सावधान रहे। स्मगलर्स के मुंह से निकली ये बात सुनकर फ्रैंक घबरा गया और उसे लगने लगा कि जो वो कर रहा है वो ड्रग स्मगलिंग से भी ज़्यादा सीरियस क्राइम है, वरना वो उसे सावधान रहने के लिए नहीं कहते। मगर फ्रैंक फैसला कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारेगा। फ्रैंक के सामने अब नोटों का पहाड़ खड़ा था और उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो ये माल उससे ख़रीदे, और आखिरकार उसे 4 बायर्स मिल जाते हैं। ये चारों खरीदार इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे जो इन पैसों को दूसरी कंट्री में बेचना चाहते थे, मगर ये एक बहुत रिस्की प्लान था, क्योंकि अगर ये नोट अफ्रीका, एशिया या यूरोप में पकड़े जाते तो पुलिस उन तक कनाडा पहुंच सकती थी। एक परेशानी और थी कि जो भी बायर्स इन नकली नोटों को खरीद रहे थे उनकी क्वांटिटी $10,000 से $15,000 के बीच होती थी, जो बहुत कम होने की वजह से फ्रैंक की परेशानी बढ़ती जा रही थी। बहरहाल धीरे धीरे बायर्स को फ्रैंक के नकली नोटों की क्वालिटी समझ आने लगी और अब वो $1,00,000 से $1 मिलियन तक के बीच के ऑर्डर्स देने लगे, मगर इस तरह से भी फ्रैंक को एक लंबा वक्त लगने वाला था इस माल को निकालने में। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात एरिक लफेब्रे नाम के एक शख्स से होती है जो चोरी का माल खरीदता बेचता था, और पिछले 2 सालों से वो चोरी किए हुए ट्रक्स एक अंडरकवर पुलिस एजेंट को बेच रहा था। एरिक को ये बात मालूम नहीं थी कि अंडरकवर एजेंट है, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो नकली नोट खरीदना चाहेगा, जिसके लिए अंडरकवर एजेंट फ़ौरन राज़ी हो जाता है। ये एजेंट $1,00,000 के नकली नोटों का ऑर्डर देता है जिसे फ्रैंक एरिक तक पहुंचा देता है और एरिक इस अंडरकवर एजेंट तक पहुंचा देता है। अंडरकवर एजेंट नोटों की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और दोबारा $1,00,000 लेने की बात करता है, जिसके लिए एरिक राज़ी हो जाता है, मगर इस बार फ्रैंक को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। बहरहाल फ्रैंक नकली नोटों को एरिक के हवाले कर देता है, जिसे लेकर वो अपने एक दोस्त के घर निकल जाता है, मगर फ्रैंक इस बात से बेखबर था कि एक हेलीकॉप्टर एरिक के पीछे लग चुका है।
चूँकि इस अंडरकवर एजेंट की डीलिंग अभी तक एरिक से ही हो रही थी और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ये बात नहीं जानता था कि इन नोटों को छाप कौन रहा है और वो किसे पकड़ने वाले हैं, और तब पुलिस एक चाल चलती है। ये अंडरकवर एजेंट एरिक से कहता है कि उसके एक दोस्त को भी $1 लाख के नकली नोट चाहिए हैं और वो अपने सप्लायर को ये नोट लेकर वहाँ बुला ले जहाँ ये नोट्स का लेन देन होने वाला है। एरिक फौरन फ्रैंक से $1 लाख और लाने के लिए कहता है, जिसे लेकर वो एरिक के दोस्त के घर की तरफ निकल जाता है जहां वो मिलने वाले थे। मगर फ्रैंक जब वहां पहुंचकर अपनी कार को पार कर रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। इस वक्त एक हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था जिसे फ्रैंक देख नहीं पा रहा था, और तभी फ्रैंक किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कार को सीधे गैराज के अंदर ले जाता है ताकि किसी की नज़र उस पर या पैसों पर ना पड़े। 23 मई सन 2012 की सुबह 5 बजे फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर में सो रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। फ्रैंक जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और वो अंदर आने के लिए कहते हैं, और फ्रैंक की गर्लफ्रेंड को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है और पुलिस घर पर क्यों आई है। पुलिस को देख वो बहुत डर जाती है, मगर फ्रैंक उससे कहता है कि वो चुपचाप रहे और पुलिस को अपना काम करने दे, और तभी अचानक पुलिस फ्रैंक को हथकड़ियाँ पहना देती है और पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। इस तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ गन्स लगी जिनका लाइसेंस फ्रैंक के पास था, मगर साथ ही साथ पुलिस को यूवी पेन्स मिले जो नकली नोटों को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और साथ में गांजा और $1 मिलियन के नकली नोट प्रिंटिंग प्लेट्स के साथ मिले। इस गिरफ्तारी के वक्त 12 कैनेडियन पुलिस ऑफिसर्स के साथ 2 यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट भी मौजूद थे जिन्होंने ये सारा सामान जब्त कर लिया और फ्रैंक को मौके पर अपनी हिरासत में ले लिया। ये सभी पुलिस ऑफिसर इतने सारे नकली नोट देखकर हैरत में पड़ गए और वो फौरन उसे हिरासत में ले जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान पहले तो वो कुछ भी बताने से मना कर देता है, मगर जब पुलिस उससे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका घर भी सीज कर दिया जाएगा, तब वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है। फ्रैंक पुलिस को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती और जो कुछ भी किया है सब उसी ने ही किया है। फ्रैंक शुरू से ही काफ़ी चालाक था और वो ये जानता था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर पकड़ा जाएगा, और इसीलिए अपना जुर्म कबूलने से पहले उसने सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे। फ्रैंक का कहना था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 साल की सज़ा ही होगी, और कनाडा में उसे सज़ा 3/4 काटनी पड़ेगी यानी 14 से 15 महीने, और इतना वो आराम से मैनेज कर सकता है। बहरहाल इतना हिसाब किताब लगाने के बाद भी कुछ चीज़ें थी जो फ्रैंक से छूट गई थी, और इनमें से एक थी 2 सीक्रेट सर्विस एजेंट जो गिरफ्तारी के वक्त सुबह 5 बजे वहाँ मौजूद थे। फ्रैंक ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये दोनों सीक्रेट सर्विस एजेंट हैं, और पूछताछ के दौरान जब ये दोनों इंटेरोगेशन रूम में आते हैं तब वो फ्रैंक से कहते हैं कि उसे यूएस एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। ये सुनते ही फ्रैंक बहुत घबरा जाता है क्योंकि इस बारे में उसने सोचा ही नहीं था, और उसे लग रहा था कि कैनेडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से वो छोटी मोटी सज़ा काटकर बाहर आ जाएगा। फ्रैंक को अमेरिका के हवाले किया जाने के बाद उस पर 3 अलग अलग चार्जेस लगते। पहला चार्ज नकली नोटों की प्लेट्स रखने का लगता जो उसकी गर्लफ्रेंड के घर से मिली थी, दूसरा चार्ज नकली नोटों को एरिक तक पहुंचाने का लगता, और तीसरा चार्ज नकली नोट छापने का लगता, और हर चार्ज के लिए उसे 20 साल की सज़ा सुनाई जाती, जिसका मतलब था कि उसे जेल में 60 साल गुजारने पड़ते। अब फ्रैंक सीक्रेट सर्विस एजेंट से सवाल करते हुए उनसे पूछता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों की सज़ा होगी, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि एक कैनेडियन सिटीज़न होने के नाते उसे ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल की सज़ा होगी। बहरहाल फ्रैंक को जेल भेज दिया जाता है जहां कुछ वक्त सज़ा काटने के बाद उसे अमेरिका के हवाले किया जाना था, मगर फ्रैंक की किस्मत अच्छी थी कि उसका वकील बहुत अच्छा था और वो इस पूरे केस को खारिज करने की कोशिश में लग जाता है। फ्रैंक का वकील कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहता है कि पुलिस के सर्विलेंस कैमराज ने फ्रैंक को एरिक के गैराज में तो जाते देखा था, मगर उन्होंने फ्रैंक के हाथ में कोई ऐसा बैग नहीं देखा जिसमें कैश रखा हो या उसने ये बैग एरिक को दिया हो। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से फ्रैंक के खिलाफ वारंट जारी किया और जो भी सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। इस दलील से अब एक उम्मीद की किरण जागने लगी और ऐसा लगने लगा कि जज इस केस को खारिज कर देगा, और तब फ्रैंक अपने वकील से कहता है कि वो डिफेंस के वकील से बात करे कि उसे अमेरिका के हवाले किए जाने की मांग ना की जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो केस को खारिज नहीं करवाएगा। चूँकि डिफेंस का वकील भी इस केस को जीतना चाहता था और फ्रैंक को भी अमेरिका की जेल में मरने के बजाय कनाडा में कुछ सज़ा काटनी पड़ती, और इसीलिए वो इस डील के लिए राज़ी हो जाता है। बहरहाल जेल में 6 हफ्ते काटने के बाद फ्रैंक $10,000 की बेल पर बाहर आ जाता है और अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है, और इसी दौरान वकील अपने केस को और मजबूत करने पर काम करने लगता है।
जेल से बाहर आने के बाद फ्रैंक को अब हर वक्त ये एहसास होने लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसका फ़ोन टैप हो रहा है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। और ना तो उसने किसी से भी नकली नोटों के बारे में बात की और ना ही उस गराज पर गया जहाँ वो इन नोटों को छापता था। इधर पुलिस भी सबूत के तौर पर उस हाइडलबर्ग प्रिंटिंग मशीन को ढूंढ रही थी जिस पर ये नोट छापे जाते थे, और उधर फ्रैंक इस प्रिंटिंग मशीन को बेचने के लिए एक वेबसाइट पर लिस्ट कर देता है। सितंबर सन 2012 की एक शाम फ्रैंक को एक ईमेल आता है जिसमें ये लिखा था कि कोई इस मशीन को ख़रीदना चाहता है, और ये शख्स एक अंडरकवर पुलिस एजेंट था। मगर फ्रैंक को कुछ सही नहीं लगता और वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाता। उधर 1 साल बाद डिफेंस का वकील फ्रैंक के वकील के सामने एक फाइनल ऑफर रखता है कि अगर फ्रैंक कोर्ट को सब कुछ सच सच बता देगा तो उसे महज 3 साल की सज़ा ही होगी, जिसमें उसे महज 6 महीने जेल में काटने होंगे। फ्रैंक के लिए एक बहुत अच्छी डील थी, मगर फ्रैंक इसके लिए मना कर देता है और दोबारा ट्रायल की शुरुआत होती है। ट्रायल से पहले फ्रैंक और उसका वकील कोर्ट में आते हैं, और ट्रायल शुरू होने से बिल्कुल पहले फ्रैंक अपने वकील से पूछता है कि अगर उसके पास $200 मिलियन हों तो क्या वो कुछ कर सकता है। ये सुनते ही वकील हक्का बक्का रह जाता है और फ्रैंक से कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। मगर जब उसे ये यकीन हो गया कि फ्रैंक के पास सच में $200 मिलियन हैं, तब वो कहता है कि हाँ, इससे बहुत कुछ हो सकता है। फ्रैंक अब अपने वकील से कहता है कि वो सारे नकली $200 मिलियन कैश और प्रिंटिंग मशीन कोर्ट के हवाले कर देगा, मगर बदले में उसकी सज़ा को महज 6 हफ्ते किया जाए जो वो पहले ही काट चुका है, और साथ ही साथ उसकी कार भी वापस की जाए और उसकी गर्लफ्रेंड के घर को सीज भी ना किया जाए। बहरहाल कोर्ट इस डील के लिए राज़ी हो जाता है और फ्रैंक पर ड्रग्स रखने के जुर्म में महज $1350 का जुर्माना लगाया जाता है, और डिफेंस के वकील के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था, क्योंकि फ्रैंक तब तक कोर्ट की तरफ से आज़ाद नहीं होता जब तक वो ये नकली कैश उन्हें दे नहीं देता, और इस कैश को हैंडओवर करने की जो डेट तय हुई थी वो थी 31 जनवरी। हालांकि कोर्ट उसे जेल में नहीं रख सकता था क्योंकि वही उन्हें कैश लाकर देने वाला था, और इसी वजह से पुलिस को मौका मिल गया कि वो अगले 1 महीने तक फ्रैंक के हर मूवमेंट पर नज़र रख सकें और कैश तक पहुंच सकें। पुलिस अगर फ्रैंक के पैसे हैंडओवर करने से पहले इस $200 मिलियन कैश तक पहुंच जाती तो कोर्ट ये डील कैंसिल कर सकता था और उसे अमेरिका के हवाले कर दिया जाता। क्योंकि फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उस किसान को भी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था जिसकी जगह उसने रेंट पर ली थी, और इसीलिए वो इस जगह पर एक बार भी नहीं गया। मगर साथ ही साथ उसने सिचुएशन से निपटने की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। अपने वकील को इस कैश के बारे में बताने से 2 महीने पहले फ्रैंक ने अपने एक दोस्त को कॉल किया था जो एक ट्रक लेकर गराज पहुंचा, और फिर उसमें $200 मिलियन नकली कैश और प्रिंटिंग मशीन लोड की और इस ट्रक को ले जाकर एक होटल की पार्किंग में खड़ा कर दिया। फ्रैंक के हायर किए गए लोगों में से अब अलग अलग लोग इस ट्रक पर नज़र रखने लगे, और वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना थे क्योंकि इस ट्रक में महज एक लॉक लगा था और कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर $200 मिलियन कैश है। उन्हें जो सबसे ज़रूरी काम दिया गया था वो ये था कि ये ट्रक किसी की नज़र में ना आए, और इसीलिए वो अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे इस पर नज़र रख रहे थे। बहरहाल 31 जनवरी सन 2014 को फ्रैंक पास के एक लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से कहता है कि वो उसके पीछे आए ताकि वो उन्हें कैश हैंडओवर कर सके। होटल की पार्किंग में पहुंचने के बाद फ्रैंक जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोलता है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है क्योंकि उनके सामने कैश का पहाड़ था और साथ में हाइडलबर्ग प्रिंटिंग मशीन थी जो ट्रक के अंदर थे। कोर्ट के साथ हुई डील और पैसे हैंडओवर करने की डेट के बीच जो टाइम था, उस दौरान सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने आर्टस कंपनी के बारे में भी पता कर लिया जहां से फ्रैंक ने नकली नोटों के लिए पेपर्स ऑर्डर किए थे। इसी ऑर्डर की बिना पर पुलिस को पता चला कि फ्रैंक ने $200 मिलियन नहीं बल्कि $250 मिलियन छापे हैं और बाकी $50 मिलियन मार्केट में चलाए जा चुके हैं। मगर चूंकि कोर्ट से उसकी डील पहले ही साइन हो चुकी थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। फ्रैंक ने बहुत चालाकी के साथ पैसों की लोकेशन को तब तक सीक्रेट रखा जब तक उन्हें कोर्ट को सौंपने की डेट नहीं आ गई, और अब वो कैनेडियन कोर्ट और अमेरिकन कोर्ट दोनों से आज़ाद था। चूँकि फ्रैंक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, मगर कोर्ट ने नकली नोटों के रैकेट्स को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी क्योंकि कोर्ट का मानना था कि एक आदमी अकेले इतने नोट नहीं छाप सकता। बहरहाल फ्रैंक कोर्ट को बताता है कि ये सारे नोट उसी नहीं छापे हैं और कैसे उसने प्रिंटिंग मशीन और पेपर का इंतज़ाम किया। उसने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर ये नोट किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने छापे होते तो बजाय इन पैसों को कोर्ट के देने के वो लोगों को ख़रीद लेते या उन्हें मार देते, और ये बिल्कुल सही भी था। आखिरकार फ्रैंक ने अपनी क्रिमिनल लाइफ को छोड़ दिया क्योंकि उसने नकली $50 मिलियन बेचकर असली $15 मिलियन कमा लिए थे, और ये एक बहुत बड़ी रकम थी एक आलीशान और बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए।
फ्रैंक अब गवर्नमेंट्स के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है, जिसमें वो उन्हें नकली नोटों से बचने की ट्रेनिंग देता है और नकली नोटों के केसेस में उनकी मदद करता है। फ्रैंक के पास आज भी कई मिलियन डॉलर्स हैं जो उसने कमाए तो गलत रास्ते से ही, मगर अपनी नेगोशिएशन स्किल से वो कोर्ट से बरी हो गया और दुनिया और इतिहास का सबसे कामयाब काउंटरफीटर बन गया जिसने नकली नोटों से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। उसने जेल में महज 6 हफ्तों की सज़ा काटी और $1350 का फ़ाइन देकर इस केस से बरी हो गया। और इससे ये बात साबित हो गई कि जो भी लोग क्राइम के बाद पकड़े जाते हैं उनसे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है, वरना वो भी बच निकल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।